संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा आया कहाँ से। तो संज्ञा आया है पद से। तो कहेंगे आप लोग सर ये पद क्या है। अब पद समझ लेते हैं। पद से पहले हम लोग शब्द के बारे में पता करते हैं। ये शब्द क्या है। तो दो वर्णों को जब हम आपस में मिलाकर लिखते हैं और जब उसका सार्थक अर्थ निकलता है तो उसी को हम शब्द कहते हैं। साधारण तरीके से बोल सकते हैं दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्द सभी को आ गया होगा समझ में। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब ये सार्थक मेल यानी सही अर्थ उसका, जैसे मैंने लिखा आम, तो आम लिखने से हमें यह पता चलता है कि ये कोई फल है। तो इसका सही अर्थ निकल रहा है, इसी को हम शब्द कहेंगे। यदि हम वर्णों को पलट के लिख दें तो हो गया कमटल। क्या हो गया? कमटल। तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि दो वर्णों का मेल तो है लेकिन इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। सार्थक अर्थ यानी सही अर्थ, तो हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। तो पद, अब हम पद समझते हैं। शब्द समझ में आ गया होगा तो हम उसके बाद पद समझते हैं। ये पद क्या है। ये सब जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे शब्द न कहकर उसे पद कहते हैं। तो पद किसे कहेंगे? जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे शब्द न कहकर उसे पद कहेंगे। शब्द न कहकर उसे पद कहेंगे। शब्द और पद यदि समझ में आ गया हो तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा आम, इसी प्रकार से पद में जैसे राम आम खाता है। तो ये आम जो शब्द है इसको हम वाक्य में प्रयोग कर लिए हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इसे अब शब्द ना कहकर इसे पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे आम, हम इसको शब्द ना कह के इसको पद कहेंगे। पद के दो भेद होते हैं। पद के दो भेद हैं। एक विकारी पद, दूसरा अविकारी। इसे हम शब्द भी कह सकते हैं।
आविकारी या इसे हम दूसरा नाम भी समझ इसको जानते हैं अव्यय के नाम से। आविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है। तो विकारी पद हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे जैसे लिखे हम लड़का, तो इसको हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा? लड़की। यदि हम वचन के आधार पर ले लें, वचन के आधार पर यदि बदला जाए तो लड़की को क्या हो जाएगा? लड़के। इसी प्रकार से यदि कारक चिन्ह लगाएंगे, ने कारक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? लड़के ने। तो इस प्रकार से विकारी पद कहेंगे लिंग, वचन, कारक और काल। तो विकारी पद वे शब्द कहलाएंगे जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो। चाहे वो जो भी शब्द हो जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होगा उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। आविकारी शब्द किसे कहते हैं? दूसरा हम ले लेते हैं आविकारी शब्द। आविकारी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन न आए। जैसे जैसे इधर, इधर मैंने ले लिया इधर, तो इधर में लिंग के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो होगा? नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि उधर होगा सर, तो उधर ये किसके आधार पे हुआ? लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, हमें यह पता नहीं चल रहा है। तो इसमें इसे हम आविकारी शब्द कहेंगे जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम आविकारी शब्द कहेंगे। अब ये विकारी शब्द, विकारी पद हमारा 4 प्रकार के होता है। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण। विकारी पद में हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार के। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हम लोगों को पता चल गया होगा कि संज्ञा कहाँ से आया है। तो संज्ञा विकारी शब्द के भेद है, यानी संज्ञा पद से आया है। अब विकारी शब्द में हम लोगों को पढ़ना है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विषम यादि बोधक। तो आविकारी पद में हम लोग ये चारों पढ़ते हैं। तो आविकारी पद पहले यहाँ से छोड़ दें, पहले हम विकारी पद में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा।
तो संज्ञा आया कहाँ से, सभी लोग को पता चल गया होगा। तो पहले हम विकारी पद में संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा आया कहाँ से, सभी लोग को मालूम हो गया होगा। अब संज्ञा कहते किसको, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में किसी भी व्यक्ति के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लें दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा होता है, दुनिया का जितना भी नाम है संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्ति में हम ले लेते हैं किसी का नाम, व्यक्ति में आ जाएगा राम, मोहन, सोहन इत्यादि, जितना भी नाम है। अरे वस्तु की बात करें तो पुस्तक, जितने भी निर्जीव वस्तु है, कुर्सी, बेंच, ये सारे आ जाएंगे। यदि स्थान की बात की जाए तो पटना हो गया, ग्राम हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया। स्थान में यदि भाव की बात की जाए तो भाव में जैसे बोलते हैं इंप्रेशन के भाव, जैसे जो दिखाई नहीं देता उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को भाव कहते हैं। जैसे हो गया गुस्से के भाव, गुस्सा हो गया, प्रेम का भाव हो गया। तो ये सारे किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को दो तरह से बांटा गया है। संज्ञा को दो आधार पर बांटा गया है। पहला रूप या उत्पत्ति के आधार पर, पहला रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद है। पहला आधार रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा गणनीय संज्ञा और तीसरा आगणनीय संज्ञा। और दूसरा आधार इसका ले लिया जाए तो अर्थ या व्याकरण। दूसरा आधार इसका अर्थ या व्याकरण के आधार पे, इसे हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पे। तो संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक
संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे जैसे पूछ सकता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी विशेष व्यक्ति या तो किसी भी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान और भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति में नाम ले लिए, जैसे हम राम, मोहन, श्याम, ढेर सारा नाम हो जाएगा इसमें। अब गणनीय संज्ञा किसे कहेंगे? गणनीय संज्ञा कहेंगे जिस संज्ञा पदार्थ को हम गिन सकते हैं। जिस संज्ञा पदार्थ को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। जैसे पुस्तक चाहे कितना भी दे दे, गिन सकते हैं। पुस्तक हो गया, बेंच हो गया, ये सारे वस्तु को हम गिन सकते हैं, तो इसे हम गणनीय संज्ञा में रखेंगे। और तीसरा है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा जिस संज्ञा पदार्थ को हम गिन नहीं सकते हैं उसे कहेंगे अगणनीय संज्ञा। जैसे में चावल, तेल, पानी, सरसों, ये सारे को हम नहीं गिन सकते, तो ये सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे? अगणनीय संज्ञा। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब हम अर्थ या प्रयोग या व्याकरण के आधार पे पढ़ते हैं। तो अर्थ या प्रयोग या तो कह सकते हैं व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, श्याम इत्यादि, ये सारे आ जाएंगे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्योंकि ये लड़का में राम हम विशेष नाम ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे लड़का बोलने से वर्ग में सारा लड़का खड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि हम विशेष नाम लेते हैं कि राम, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होगा। कौन? सिर्फ राम, मोहन, श्याम इत्यादि, ये सारे शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? किसी एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों या वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी एक ही प्रकार के जाति या वस्तुओं को बोध कराने वाले, जैसे में लड़का, पर्वत, विद्यालय इत्यादि। जैसे मैंने
एक ही प्रकार की जाति का हो। जैसे मैंने लड़का बोला तो लड़का बोलने से पूरे दुनिया में जितना भी लड़का सारे लड़का का बोध हो रहा है। और लड़का में यदि मैंने कोई नाम ले लिया जैसे राम, तो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि विशेष लड़का का नाम ले रहे। उसी प्रकार से जैसे हम पर्वत पर्वत बोले तो दुनिया में जितना भी पर्वत है सभी पर्वतों का बोध हो जाएगा। और पर्वत में मैंने बोल दिया हिमालय पर्वत, तो किसी विशेष पर्वत का नाम ले लिए, चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार से विद्यालय विद्यालय बोलने से जितने भी विद्यालय हैं दुनिया में सभी का बोध होगा। और तीसरा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध हो। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में भीड़ गुच्छा मेला इत्यादि। परिवार भी इसमें आ जाएगा, परिवार। एक तरह से मान लीजिए इसमें जो ग्रुप को शो करता है। जैसे समूह में भीड़ में एक लोग तो रहता नहीं है। गुच्छा में जैसे मान लीजिए चाबी की गुच्छा हो, अंगूर की गुच्छा हो। मेला में क्या एक लोग से मेला लगता है? नहीं, अनेक सारे लोग रहते हैं वहां पे। परिवार में कम से कम 4-5 सदस्य होते हैं, तो परिवार किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। अगला हम ले लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक संज्ञा पहले लेते हैं। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दशा और व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में सुंदरता, बुराई, भलाई, हरियाली इत्यादि। ये सारे शब्द क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। जैसे कहेगा कि सुंदरता को तो देख सकते हैं सर, तो सुंदरता को हम लोग नहीं देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और सिर्फ उसको महसूस करते हैं। तो सुंदरता किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। और अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से उसको गिना नहीं जा सकता है, जिस संज्ञा शब्द को हम नाप तौल कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में चावल, गेहूं, तेल, पानी इत्यादि। तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिसे हम नाप तौल कर सकते हैं।
उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल लेते हैं हम यहाँ पे, आप लोग अपना कॉपी बनाइए। मित्र कौन सा संज्ञा है? मित्र कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मित्र शब्द से हमारा जितना भी मित्र होता है, मित्र शब्द का प्रयोग सभी मित्र के लिए करते हैं। तो मित्र शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो मित्र शब्द यहाँ पे ऑप्शन है, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न देते हैं, मित्रता शब्द बना है। मित्रता शब्द बना है। पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा से, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा से, तीसरा जातिवाचक संज्ञा से और चौथा समूहवाचक संज्ञा से। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कि मित्रता शब्द जो है किस शब्द से बना है। तो मित्रता शब्द पता चल रहा होगा कि मित्र शब्द से बना है, मित्रता। तो मित्र क्या होगा? मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा से। तो मित्रता से क्या पता चलता है? हम उसे देख सकते हैं या सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मित्रता शब्द पता चलता है कि महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यदि यहाँ पे मित्र शब्द रहता तो सिर्फ किस में जाता? जातिवाचक संज्ञा में। ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।